हाय एवरीवन। ये है स्टीरियो केमिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर 4। एक बार अपने आंसर साथ मैच कर लो, उसके बाद देखते हैं डिटेल सोल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आप देख रहे हैं, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ना क्रैम्स रूल का क्वेश्चन है, तो अभी हम नहीं कर पाएंगे इसको। पहले हमें रिएजेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सीखेंगे क्रैम्स रूल और फिर अपना स्टार्ट करेंगे वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्रैम्स रूल वाले असाइनमेंट में, जब वहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। तो अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीखते हैं। First question है the configuration at the two stereo centers in the compound given below are। ये तो आप कर ही लोगे, बस मैं आपको दिखाती हूँ नंबरिंग कैसे करनी है ना। तो पहले इसको देखते हैं, हमें इसको मिलेगा 4। अब मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, तो हम डायरेक्टली करते हैं नंबरिंग। यहाँ पे ये 2 और ये 3। सो दिस इज R। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं। इसको मिलेगा 4, इसको 1, इसको 2, इसको 3। सो इट इज S, बट चेंज करके R, क्योंकि 4 क्या है, वेज पे है ना, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे, और ऑप्शन अपना A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो आर। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या इनकी कनेक्टिविटी सेम है, तो पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बोनिल है, एक सेंटर वाले पे हमारे पास जो ये ब्रिजिंग वाला है, इस पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पर जहाँ पे फ्यूज दोनों रिंग्स, वहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे वैसे ही। तो कनेक्टिविटी तो सेम है, यानी है तो स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। रेजियो आइसोमर्स क्या होता है, पोजिशन आइसोमर्स। रेजियो आइसोमर्स का मतलब पोजिशन आइसोमर्स होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं ये तीनों। तो पहले क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हुई तो ये डायस्टेरियोमर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पे कहाँ पर हम मिरर लगाएं कि हमें ये ऐसा कुछ दिखे। तो आप या तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कैसे। इसको अगर आप उठा के पलट दोगे ऐसे करके, मतलब ऐसे अगर है ना ये, तो उसको ऐसे करके रोटेट कर दो। ऐसे जब रोटेट करो तो क्या होगा, ये रिंग इस तरफ आ जाएगी और जो ये है इस तरफ चला जाएगा। जो ये फ्रंट में है, जैसा इसको रोटेट करो तो बैक साइड चला जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली इसके सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिकल। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी ना रोटेशन करके देखिए, जैसे आप इसको रोटेट करवाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, रोटेट करवाते बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। जो फ्रंट में वो बैक साइड चला जाएगा, जो बैक साइड में वो फ्रंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्या है, ये तो बायफिनाइल सिस्टम है ना। इसमें क्या होती है, एक्सियल कायरलिटी यानी कि कायरल एक्सिस। तो ए का हमारे पास हो गया 2 कायरल एक्सिस। ये क्या है हमारे पास, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, यानी हमारे पास ये कौन सा होता है, प्लेनर कायरलिटी इसमें होती है, तो कायरल प्लेन। ये क्या है अपने पास, हेलिकल कायरलिटी, सो दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ए का 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियां होने के चांसेस इसमें हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, तो ये तो क्या है हमारे पास, इसमें वोल्टेज इन्वर्जन तो होना नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, लोन पेयर है नहीं। तो सिंपल अपना क्या है, कायरल कंपाउंड है ना। तो कायरल कंपाउंड मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो ए जो है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमें दिख गया, है ना। तो ए कौन से ऑप्शन में नहीं है, उसको तो एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए नहीं है ना, और ए क्या है अपना करेक्ट है। अब बात आती है बी और सी की। अब ना ऑप्शन ऐसे से हैं, आपको बी और सी चेक करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से अगर किसी एक को भी देख पाते हो, मान लो अगर हम इसको देखें, ये सल्फर इसके पास क्या है, लोन पेयर है, एक अपने पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक ये और ये। ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर का मतलब क्या है, पे नेगेटिव साइन होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, मतलब सल्फर पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, कायरल हो गया, यानी सी भी करेक्ट है। इसकी वजह से ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अब इनमें एलिमिनेट करना मुश्किल है कि बी वाला तो हमें चेक करना ही पड़ेगा है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पे H होगा, है ना। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हमें लग रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इसको रोटेट करके देखो, क्या पता आ जाए। तो देखो अब ये फिलहाल कैसे है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अपना,
ये है और ये फ्रंट में है OH यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर है ये, और हमें ये कैसे गिवन है, ऐसे OH, H जो है फ्रंट साइड पर है ऐसे, और ये है ऐसे बैक साइड पर अपना OH, है ना, ऐसे दे रखा है। इसको 180 ऐसे करो, 180 रोटेशन हमें चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और अपना OH जो है वो इस तरफ आएगा, है ना। तो जब इसको आप कर लोगे 180 ऐसे करके 180 रोटेशन करवा दोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, क्योंकि अगर ये जैसे लिखा हुआ है, अगर आपने वैसे ही इसको देखा तो फिर तो ये पक्का गलत होने वाला है। तो हमने क्या करा, इसको नीचे लेकर आ गए OH को, है ना, जो ये पहले बैक साइड मतलब फ्रंट में आ जाएगा ये, है ना, तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे जो ऐसे है वो इस तरफ हो जाएगा। अब देख पा रहे हो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से, एग्जैक्टली सेंटर से। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब क्या हो गया, अगर POS प्रेजेंट है तो अपनी मिरर इमेज में क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल, यानी कि एक आयरन, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपना ऑप्शन C जो है वो इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि B क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, A एंड C। सो फोर्थ का ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 5, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अब जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना IUPAC नेम वाले, ये ना पहले आते थे, मतलब 3-4 साल पहले हमें पेपर में देखने को मिलते थे, बट क्या गारंटी अब नहीं आएंगे। तो हमें ना कुछ तो सीखना पड़ेगा इनके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, हम ना RS तो निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो जैसे मान लो पहले RS निकालते हैं, जो में आते हैं ना वो निकालते हैं। RS के हिसाब से इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 1, इसको 2, इसको 3, है ना। तो ये अपना हो गया S, है ना, S तो हो गया, इतना तो हमने निकाल लिया, लेकिन S तो हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, पहले इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग करते हैं ना हम IUPAC नेमिंग में, तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी के लिए एक टेबल बनाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे असाइनमेंट में, 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, वैसे देखना काफी सारे हैं, तो उनके लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। हमने 11-12 में पढ़ा था, बड़ा बहुत टाइम हो गया है, तो एक रिविजन के लिए हम ये टेबल तो बना ही सकते हैं, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें काम आएगा ये IUPAC नंबरिंग देने में या फिर नोमेनक्लेचर बताने में। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड ग्रुप की, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड की, मतलब अगर जहाँ पे भी एसिड लगी होगी वहाँ से नंबरिंग 1 मिलनी शुरू होगी उसको, ठीक है। उसके बाद एस्टर, देन अपना असाइल क्लोराइड, देन अमाइड, देन साइनो ग्रुप CN, देन एल्डिहाइड CHO, देन कीटोन CO। तो ये ध्यान रखना होता है, कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नेमिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद होती है अल्कोहल की OH ग्रुप, देन थायोल ग्रुप SH, देन अपने पास होता है अमीन सिंपल वाला, ठीक है। देन आता है डबल बॉन्ड, देन आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल वाले से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड, कोई भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और लास्ट उसके बाद आता है अपना ईथर, उसके बाद अपना हेलोजन कोई भी, और सबसे लास्ट में आता है नाइट्रो ग्रुप। तो अब बात ऐसी है, मैंने तो पूरी टेबल बना दी, इसको याद कैसे करोगे, है ना। इसको याद करने के लिए एक स्टूपिड सी लाइन है मेरे पास जो मैंने खुद से ही बनाई है, और उसमें कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप इस ऑर्डर को याद करना चाहते हो ना तो याद कर सकते हो, और उसमें कोई सेंस नहीं। किसी को बताओगे तो बोलोगे, वो बोलेगा क्या बोल रहे हो ये। देखो अभी ये स्टार्टिंग वाली लाइन है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक साथ याद करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखना है उसको, देखो मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एस्टर, अकॉर्डिंग अपना एसिड हो गया और एस्टर अपना ये है, अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल एंड
असाइल एंड अमाइड। अब देख लो साथ में ऐसे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऐसा चार पांच बार इसको बोल के देख लेना, आपको वैसे याद हो जाएगी ये। और एक बार याद होगी तो फिर फटाफट से प्रायोरिटी आप निकालोगे। जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, 5 जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इनको फटाफट से अरेंज कर लोगे। अकॉर्डिंग का मतलब एसिड से आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इसको 4-5 बार बोल के देखो, यहाँ तक का सीक्वेंस याद हो जाएगा। उस बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये है एल्कोहल, ये है थायोल, तो लिख सकते हैं एल्कोहल, थायोल एंड अमीन्स बोल लो, आर डबल ट्रिपल and single ethers of halide and नाइट्रो कंपाउंड्स। कुछ भी है बट याद हो ही सकता है ना, हमें तो याद करने से मतलब है कि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सेंस तो कोई बात नहीं, ट्रिक में सेंस कहाँ बनती है ना। तो आप ये बोल के देख लो, alcohols, thios and amines are double, triple and single ether of halides and nitro compounds। तो ये याद करना है, इसे बोल के याद करना ना थोड़ा इजी होता है। डायरेक्टली ऐसे याद करो तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। तो इस वाले पूरे ग्रुप को याद करने, पूरी प्रायोरिटी की जो लिस्ट है अपने पास, टेबल जो है, इसको याद करने के लिए हमें सिर्फ ये 2 लाइन्स याद करनी है। अकॉर्डिंग टू एस्टर असाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Alcohols, thios, amines are double, triple and single ethers of halides and nitro compounds। और ट्रिक्स की ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसको अगर 4-5 बार बोल के देख लो ना, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं। उसके बाद ना वही वाला वर्ड निकलेगा जो हमने रट्टा मारा होता है। तो ऐसी चीजों से पता है, जब भी कुछ याद करना ना, बहुत सारा याद करना हो तो ये सब करना आसान रहता है। एक बार रट्टा मार लेना, अब कहीं पे भी हमें कुछ आएगा ना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन कोई भी हमसे पूछेगा प्रायोरिटी ऑर्डर, फटाफट से लिखेंगे और बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। देखो हमें देनी है नंबरिंग, है ना। तो हमें ये पता है एसिड जो है अपना सबसे फर्स्ट पर होता है, तो इसको मिलेगा 1। नंबरिंग जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है, एक अपना ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो सबसे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी इसको, एसिड को। अब ना इन दोनों में से किस तरह होती है? डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग जो चेन होगी ना, लॉन्गेस्ट चेन जो अपनी, वो ये वाली बनेगी, ना कि ये वाली, ठीक है। तो प्रायोरिटी इसको मिलने वाली, तो नंबरिंग इसको मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये समझ आया। हम ना वैसे भी बी और डी में फंसे थे, आर तो है ही नहीं, है ना। अब बात ऐसी है, तो ये हमारे पास क्या होगी? साइड चेन, है ना। तो 3 पे क्या होगा? देखो प्रोप 2 तो ठीक है, जो दोनों में है। आइनिल या इनाइल, अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इस तरफ देख रहे हो, तो ये आइन है ना, हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये क्या है? आइन। मतलब 3 वाला जो है उस पर लगी अपनी साइड चेन, प्रोप 2 आइनिल, और उसके बाद हेक्स 6 है ना कार्बन, हेक्स 5 पे इन, 5 पे इन, और ओइक एसिड। ओइक क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरू करा है उसका लास्ट में आता है ना, वो सफिक्स उसी का होता है। तो एसिड से हम स्टार्टिंग करें, फर्स्ट प्रायोरिटी एसिड को मिली है, तो सफिक्स उसी का होगा, इसलिए ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। An optically active compound enriched with iron enantiomer exhibit 90 degree. The value of sample is -135 degree. The ratio of R and S enantiomer would be। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन कहाँ पे किया था? जब हम एनान्शियोमेरिक एक्सेस सीख रहे थे, वहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन किया है ना। तो मैं फटाफट से सॉल्व करवाती हूँ। इनकेस आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, सारे क्वेश्चन हमने वहीं पे सॉल्व कर लिए, उसमें प्रीवियस से भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो सबसे पहली बात हो रही है, एनान्शियोमेरिक एक्सेस हमें गिवन है, इसका इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड बाय में एक्चुअल
इंटू 100 कितना है एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस 60%। ऑब्जर्व्ड कितना है 90। एक्चुअल हमें निकालना है इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल हमारे पास आ जाएगा 90/60 इंटू 100, तो ये आएगा अपने पास 150 प्लस का 150 डिग्री, यानी ये हमारे पास आर एनान्ट्रोमर की क्या है एक्चुअल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कोई और दूसरा सैंपल है जिसकी वैल्यू कितनी है -135 डिग्री, आपको निकालना है उसमें आर और एस कितना होगा। यानी अगर हम उसमें पता कर ले एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस कितना है तो पता लगा लेंगे। अब आपको पता है आर की प्लस वैल्यू है तो एस की कितनी हो जाएगी ऑप्टिकल रोटेशन, एस की कितनी हो जाएगी प्योर एस की कितनी होगी -150 डिग्री, है ना। अब जो ये सैंपल है उसमें दे रही है कितनी -135। तो एक बात तो समझ में आ गई, क्योंकि अगर हमारे पास सैंपल की वैल्यू माइनस में आई है मतलब क्या होगा एस वहाँ पे एक्सेस में होगा, है ना। तो यानी कि पहले लिखो इतना इंटू 100, एस की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा 90%, यानी हमारे जो सैंपल्स की बात हो रही है उसमें 90% एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस है, और क्योंकि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब एस वहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, एस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारे पास एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस है कितनी 90%, तो रेस्ट 10% क्या है रेसमिक मिक्सचर, है ना। रेसमिक में कितना होगा रेस्ट जितना बच गया 10%। हम ये बोल सकते हैं कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है रेसमिक इज इक्वल टू 100 माइनस एनान्ट्रोमेरिक एक्सेस, है ना। तो रेसमिक अपना आ गया 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। तो रेसमिक कैसे बना होगा, इसमें हाफ हाफ कर देना इसको, 5% आर होगा और 5% एस होगा, है ना। अब एस आपके पास ऑलरेडी 90% यहाँ पर आ रहा है और एस यहाँ पे भी, तो एस कितना हो गया एस हमारे पास हो गया 90 + 5 यानी कि 95% और आर हो गया 5%। ठीक है, क्या निकालना था रेशियो ऑफ आर एंड एस, आर और एस की रेशियो निकाल, आर कितना है 5 95 1:19, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मेसो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फॉर्म्ड ऑन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ अमेटिक एसिड इज। सिंपल सी बात है, पूछा हुआ है मेसो कौन सा है। मेसो के लिए क्या होता है कम से कम 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। सबसे पहले काम करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखना तो CH2COOH यहाँ तो है ही नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसमें देखते हैं ये अबव द प्लेन है COOH, H नहीं है यहाँ पे COOH, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, यहाँ पे भी क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसमें देखते हैं CH यहाँ पे CH2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बी ही क्या है मेसो एसिड जो हम ढूंढ रहे थे, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 IUPAC नेम। अब फटाफट से आपको करना है खुद से, हमने पूरी लिस्ट ऑलरेडी देख लिया, बस RS निकाल लेते हैं एक बार इसका। इसको मिलेगा 4, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो यानी कि S हो गया, है ना। अगर S हुआ तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ना बात ये प्रायोरिटी किसको देने, दोनों में से इतना ही डिफरेंस। देखो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना लास्ट में क्या कार्बोक्सिलेट, यानी कि एस्टर से एस्टर सफिक्स है, मतलब एस्टर को प्रायोरिटी दी गई। यहाँ पे क्या है इनोन, यानी कि आपके कीटोन को प्रायोरिटी दी गई। अगर आपको इतना पता होगा ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है तो आंसर बस वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एस्टर, यानी एस्टर सबसे आगे आता है, तो एस्टर से स्टार्टिंग होगी नंबरिंग की, है ना। तो एस्टर से स्टार्ट करो, एस्टर को मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, 4, एक सेकेंड एस्टर, अच्छा एक सेकेंड इसको वापस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एस्टर वाली जो कार्बन है नंबरिंग कभी वहां से स्टार्ट नहीं करता है एक्चुअल में। एक सेकेंड अभी देखते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ना एस्टर,
तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, उसको नंबरिंग नेक्स्ट वाली कार्बन से शुरू करते हैं यहाँ से, इसको तो हम कार्बोक्सिलेट बोल देते हैं। और जिसका फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं, उसके आगे लगाएंगे इथाइल। जैसे ना ऐसे मान लो मैंने लिखा हुआ है CH3 COO माइनस Na+। इसका अगर मैं आपसे नाम पूछती क्या बोलते हो? जो O के बाद लगा हुआ यानी सोडियम एसीटेट है ना। वो कैसे बोला आपने? जो भी O के बाद लगा हुआ था उसको हमने बोल दिया पहले सोडियम लगा दिया, लास्ट में क्या बचा? ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है तो एसीटेट। ऐसे ही यहाँ पे इथाइल स्टार्टिंग में लगाएंगे, ठीक है। पहले इथाइल लगाएंगे, यहाँ पे हमने इथाइल लगा दिया, सबसे पहले इथाइल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में कार्बोक्सिलेट लिख देंगे। इसको स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो हमारे पास ये वाला जो 2 पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन में ये मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे ऑक्सो। कीटोन में क्या करते हैं? ऑक्सो लगाते हैं। साइक्लोहेक्स 2 पे इन है, 2 पे डबल बॉन्ड है और उसके बाद कार्बोक्सिलेट किसके लिए आया? इस वाले ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलेट। तो ऑप्शन बी जो है अपना 8 का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एट द 2 कायरल सेंटर्स। प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ H, इसको मिलेगा 4। यहाँ पर देखते हैं इसके पास तो एक भी H नहीं, इसके पास 2 H, इसके पास 2 H, इसको मिलेगा 1 देन 2 देन 3, यानी कि हमारे पास क्या हुआ? ये 1 2 3 यानी R होना चाहिए, बट क्या होगा? S होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो अपने वेज पे है, तो 4 तो S हो गया, यानी ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। 1 देखते हैं। अगर 1 की बात करें, 1 वाले केस में यहाँ पे क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको मिलेगा 1, इसको तो 4 मिलेगा, तो 3 H लगे हुए हैं, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। सो 1 2 3 S होना चाहिए, S ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये डैश पे होता है ना लास्ट साइड पे, तो 4 वाला अपना जो है वो डैश पे ही है, तो क्या होगा? S, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। दोनों ही S हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एनैंशोमेरिक एक्सेस वाले वीडियो में, है ना। तो वैसे आपको करना है, मैं डायरेक्टली फटाफट से लिख देती हूँ, आपको वैसे आता ही होगा। ये स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि ऑप्टिकल प्योरिटी यानी कि एनैंशोमेरिक एक्सेस कितनी है? 90%। किसके इक्वल होती है? ऑब्जर्व्ड बाय में एक्चुअल। ऑब्जर्व्ड कितनी है? 135। एक्चुअल हमें निकालनी है इंटू 100, ठीक है। तो निकालते हैं, कितनी आ जाएगी हमारे पास? एक्चुअल 135 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150 प्लस 150। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्पेसिफिक वाली क्या कह लो, जो एक्चुअल वाली वैल्यू थी रोटेशन की, वो कितनी है? प्लस 150 डिग्री, ठीक है। अभी क्या हुआ? ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस एट रूम टेम्परेचर, 1 घंटे तक उसको ट्रीट करा, वैल्यू कितनी चेंज होगी? 120। आपको निकालना है कितना? इट्स सो द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद कितनी होगी, है ना। तो आफ्टर 1 आवर आपको निकालनी है एनैंशोमेरिक एक्सेस। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो एनैंशोमेरिक एक्सेस कैसे निकालेंगे? जितनी हुई है वैल्यू कितनी होगी? 120 हो गई ना, और एक्चुअल कितनी है? 150 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेना और ये आपका आएगा 80%। सो 80 से क्या बचा? सिर्फ या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, है ना। तो बी और डी तो गलत हो गए। अब देखते हैं आगे। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद क्या होगा वो हमें देखना है ना। अब देखते हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि ऑप्टिकल प्योरिटी इज रिड्यूस टू 40%। इस बार ऑप्टिकल प्योरिटी हमें गिवन है, यानी कि एनैंशोमेरिक एक्सेस हमें गिवन है, तो एक्चुअल कितनी है वो तो हमें निकालनी है। सॉरी, जो ऑब्जर्व है वो हमें निकालनी है। एक्चुअल हमें पता है 150 होती है इंटू 100, ठीक है। तो कैसे निकलेगी ऑब्जर्व वाली? 40 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा?
60 डिग्री, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग। कैसे देखेंगे? सबसे पहली बात ये है, कायरल जब ऐसा कुछ दे रखा हो ना, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हो तो डायरेक्टली चेक करो उसमें इन्वर्जन सेंटर या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ तो वो तो अपना कायरल नहीं हो सकता, है ना। और एक और चीज लिखो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक रिंग अब ऊपर होती है प्लेन के, नीचे होती है, तो क्या होता है? हमेशा ही वो कायरल होता है। अगर एक रिंग जो है वो आपके अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन, तो वो हमेशा क्या होगा? कायरल होगा। अभी देखते हैं कैसे। पहले ऑप्शन सी देखते हैं क्योंकि वो एलिमिनेट होने वाला है। प्लेटिनम है और ये डाइन लिखा हुआ है ना। कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये डाइन क्या है ना। तुम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर, ये Cl हो गया, इधर N और ये ऐसे होता है। हमारा ऑप्शन सी जो है एक्चुअल में ऐसे है। इसका मतलब क्या? आपको पता नहीं स्क्वायर प्लेनर है ये। प्लेटिनम जब +2 में होता है तो क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर बनाता है। जब +4 में होता है तो क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। अभी देखते हैं। +2 में स्क्वायर प्लेनर है, मतलब क्या होगा? प्लेन तो प्रेजेंट होगा। कौन से वाला? एक ऐसा प्लेन पास हो रहा है जो सबसे पास करता, सारे एटम से पास करता हो। तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी हमारे पास सी तो क्या है? एक कायरल। तो जिसमें भी सी है उसको हटा दो, ये गया और ये गया। अब बचता कौन सा है? ए और बी। ए ओनली, ए एंड बी ओनली। तो देखना पड़ेगा दोनों का। जो ए है EDTA, इथाइलिन डायमीन ट्राई कार्बोक्सिलेट, ऐसा होता है वो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी रिंग्स हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रॉपर ये ऐसा दिखता है ना। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई चांस नहीं। तो ए तो पक्का है, ये तो पक्का कायरल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। बात आती है इसकी, बाइपिरिडाइल कैसा होता है? ऐसा होता है ना। यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ से देते हैं। तो बेसिकली ये बनेगा कैसे? प्लूटोनियम यहाँ पर है तो हमें लगाने हर तरफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना ये। तो ये बनना है अपना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। तो हर तरफ N तो लगने ही है क्योंकि 3 है ना, और एक में ऐसा होता है ये है अपने पास, तो 3 लगे, हमने तीनों लगा दिए। तो मान लेते ना यहाँ पर होगा ये, एक ऐसे होगा, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया। तो अब इसमें देखना, ये तो अपना प्लेन में होता है ऑक्टाहेड्रल में, है ना। हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देख लिया ना ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ये तो आपका अब इमेजिन करना आ गया होगा, है ना। अब इसको देख दो, क्योंकि बैक साइड पे होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ये फ्रंट पे आएगा ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो अब क्या होगा? एक रिंग ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड। तो ऐसे वाले केस में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इस वाले केस में हमेशा क्या होगा? वो कायरल होगा। तो आप ध्यान रखो, कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक रिंग ऊपर की साइड हो, एक रिंग नीचे की साइड हो, उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा है, लेकिन देखो इसको बैक साइड पे जा रही है नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या है? कायरल है। एक लाइन लिख सकते हो आप, जिसमें एक रिंग ऊपर होगी एक नीचे होगी, उसमें हमेशा कायरल होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले तो एक काम करते हैं, R और S निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे अपना H लगा होगा ऐसे अबव द प्लेन वेज पर, है ना। तो नंबरिंग करते हैं 1, 4, 2 एंड 3। सो दिस शुड बी R, लेकिन क्योंकि वेज पर तो क्या हो जाएगा? चेंज करके S, है ना। तो जिसमें R है वो तो हटा दो। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, बी या डी में से कोई होगा। अब देखते हैं इसमें E और Z क्या है। तो ऑपोजिट क्या? ट्रांस जैसे देखें तो ट्रांस वाला क्या होता है? E होता है ना। तो ये अपना हो गया E। तो E मतलब दोनों में ही, इधर यहाँ पे भी E है और ये तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा यहाँ पे बचा है 2S और यहाँ पे Z है, यहाँ पे E। बस सोल्व तो यहीं से हो गया, ये 12th का ऑप्शन डी होगा। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं अपना IUPAC नेमिंग कैसे करी होगी। तो अगर हम बात कर दें कि प्रायोरिटी पहले इसको मिलनी है इसको मिलनी है,
तो पहले इसको मिलते हैं, पता है ना हमें, एल्कोहल, थायोस एंड अमीन्स आर डबल, ट्रिपल एंड सिंगल ईथर्स ऑफ हैलाइड एंड नाइट्रोकमर्स, ऐसे करके होता था ना। तो इसको मिलेगी फर्स्ट ना, सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे फिनाइल है, टोटल 7, यानी कि हेप्ट हो गया यहाँ पे, 3 पे डबल बॉन्ड एंड 3 इन, 2 पे अल्कोहल यानी कि 2 और, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर से IUPAC नेमिंग किसमें, दिसंबर 13 में। आई विश ये फिर से आ जाए एक बार नेमिंग वाला, क्योंकि आपको समझ आ गया ना कैसे करना है, बस वो टेबल ध्यान रखना है कैसे होता है उसका ऑर्डर, बस अपने आराम से निकलेगा आंसर। अभी देखते हैं, तो इसको मिलनी है फर्स्ट प्रायोरिटी ना, अल्कोहल को 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये है। उसके बाद ना, अरे मैंने इसको नंबरिंग कर दी, नंबरिंग यहाँ से होगी, एक सेकेंड, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, फंक्शनल ग्रुप जिस पे लगा उसको फर्स्ट मिलती है, तो मैंने वहीं लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 पे क्या है हमारे पास, देखो EZ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लगाते हैं H, यहाँ भी अपने पास ये वाला है, तो इन दोनों में से फर्स्ट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा फर्स्ट, इसको मिलेगा सेकंड, ठीक है। इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 1 ये 2, तो दोनों 1, क्योंकि सेम साइड में, तो क्या होगा ये Z है ना, तो हमारे पास जो ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली ये हमारी फर्स्ट कार्बन, ये अपनी सेकंड कार्बन, तो सेकंड पे क्या है हमारे पास, दोनों सेम साइड पर है ना 1 1 वाले, तो क्या है Z, यानी 2 तो Z हो गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखते हैं 4 3 और ये 4 है ना, 4 पे नंबरिंग करके देखना, पे H लगाओ, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा, इस वाले केस में इसको 1 इसको 2, तो यहाँ पे 1 2 1 1 क्या है आपस में क्रॉस में है ना, मतलब ट्रांसपोजिशन लगा लो इसको, तो उसको बोलते हैं E, यानी 4 पे क्या है E है। सो अपने पास जो सेकंड वाली पोजीशन है ये 1 और ये 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ये है अपना Z और यहाँ पे है E, है ना, तो 2Z 4E कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, 3 क्लोरो, बाकी सब कुछ सब देख सकते हो, 1 और 6 पे क्या है अपना ओल यानी कि डायोल, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, stereoselective reduction of the dione A with chiral reducing agent provides the corresponding diol B in 100% distereoselectivity and 90% enantiomeric excess favoring RR configuration, यानी कि 90% जो है वो enantiomeric excess में क्या है RR configuration, ठीक है। तो एक बात बताओ, रेसिमिक कितना होगा, जो बाकी अगर बचा तो क्या होगा, रेसिमिक बना होगा ना कुछ, तो उसमें हमारे पास वो 10% होगा, 10 में से 5% क्या होगा, 5% तो यही है RR, यानी हमने ये देख लिया कि जो ओवरऑल अपना आंसर आने वाले है ना, उसमें 95% जो है वो RR आएगा, क्योंकि 90% तो उसकी एनांटियोमेरिक एक्सेस है और 5% रेसिमिक में भी वो होगा, तो 95% जो वो RR आने वाला है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे 90% है, तो ये नहीं होता, जिसमें ना 95 ढूंढो पहले किसमें, इसमें 90 है तो उसमें 95 की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी और ए तो पक्का एलिमिनेट है, क्योंकि 95% तो आना है हमारा, एक ये है एक ये, बस ये निकाल लिया, या तो बी होगा ऑप्शन या फिर डी होगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों में RR किसी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देख चेक करते हैं, इसको 1 इसको 2 इसको 3, ये अपना हो गया S, तो अगर S हो गया तो फिर तो हो ही नहीं सकता, इसको देखते हैं 1 2 3, ये R है, एक R एक S, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, ये 1 ये 2 यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया अपना R है ना, और इसको चेक करो, यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इट शुड बी S, बट चेंज हो क्या हो जाएगा, R के जो H है वो किस पे है, वेज पे है, तो दोनों क्या है RR है, और कितना हो गया 95%, इसलिए यही हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन। आंसर कैसे निकलना था, सिर्फ इस चीज को समझ के कि 90% एनांटियोमेरिक एक्सेस में RR है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, निकालें यहाँ से, इस पे निकालते हैं। अच्छा नंबरिंग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसको मिलेगी कार्बोनिल को, अगर आप नंबरिंग नहीं कर पाए तो फिर समझ नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। पहले देखो ये अपना हो गया कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो इसको मिलने वाला है 1, उस पर क्या है ये वाला फंक्शनल ग्रुप 2 3 4
5 एंड 6 है ना, ये 5 है, ये 6 हो गया अपना। पहले 6 देखते हैं। 6 पे इसको मिलने वाला है 4, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, यानी कि हमारे पास ये हो गया S होना चाहिए, बट चेंज क्या हो जाएगा R, क्योंकि 4 क्या है, वेज पे है, तो R हो गया 4 पे R, सॉरी 6 पे R है ना, 6 है ना अपना, ये 6 पे R, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। अब इस पे निकालते हैं। H होगा यहाँ पे वेज पे, सो दिस इज 4। अब यहाँ चेक करते हैं, ये कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, इसके जो नेक्स्ट कार्बन है अगर आप चेक करोगे इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी, इसको थर्ड मिलेगी। सो 1 2 3 करके R होना चाहिए, बट क्या होगा, S हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है 15th का वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या ये कायरल है या फिर नहीं है, तो कायरल तो है, क्योंकि पैरासाइक्लोफेन्स में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट होता है, कि मतलब जो ऊपर वाला जैसा है वैसा नीचे वाला नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल अलग है, उस पर कोई सब्स्टिट्यूट लगे नहीं, उसमें लगे हुए हैं, तो हमें क्या है कि कायरल है, मॉलिक्यूल समझ में आएगी कायरल है। और ये कायरल किसकी वजह से है, कायरल प्लेन की वजह से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पोसेस अ कायरल प्लेन। कायरल प्लेन का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो वैसे लेते प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल है किसकी वजह से, प्लेनर कायरलिटी की वजह से, प्लेनर कायरलिटी की वजह से, और उसी को बोलते हैं कायरल प्लेन। सो ऑप्शन 1 जो है इसका ऑप्शन ए वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्वस सोल्यूशन, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर, हम डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक निकालनी है ना हमें, तो ऑप्टिकल कितनी है, -3 डिग्री, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन कितनी है, 100 मिलीग्राम में, किसमें चाहिए, ग्राम्स में, 10⁻³ ग्राम्स पर ml होता है, तो 1 ml ही दिया हुआ है, ये ठीक है। डेसीमीटर में चाहिए पाथ लेंथ, किसमें दिया है, 5 में, तो 5/10 करके डेसीमीटर बना दिया हमने इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी -60 डिग्री। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एनेंशियोमेरिक एक्सरसाइज वाली वीडियो, तो वहां से मैं चेक कर लेना अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि वहां हमने डिटेल में किया था। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो एग्जाम में पता क्या होता है, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आता है ना, हमें RS निकालना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर डी राइबोस का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता चला तो फिर आप नहीं निकाल सकते एक क्वेश्चन। इसीलिए ना जब हम पढ़े ना बायोमोलिक्यूल्स, तो मैं आपको स्ट्रक्चर निकालना एकदम ट्रिक बता दूंगी कैसे याद करना है, बट अभी के लिए समझो कि जो राइबोस है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइबोस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तीनों साइड OH। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब जो फर्स्ट सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। क्या निकालना, 3 और 4 पे, 3 और 4 पे, तो क्या आपको पता है ना ऐसे वाला शुगर वाली केमिस्ट्री में अगर ये OH राइट साइड पे तो उसको मार लिखते हैं, डायरेक्टली लिखो ना RR, बस हो गया ऑप्शन सी। बस स्ट्रक्चर पता होना इंपॉर्टेंट था, RS निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द 2 एनंटियोमर्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैसे करेंगे, ऐसे देख के डिसाइड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक काम करते हैं, इसको फिशर बना लेते हैं, सबको फटाफट से फिशर बनाएंगे, टाइम तो लगना है नहीं, है ना। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा फिशर, आपको आता ही है, तो बस आप मैच करना कि फिशर बनने के बाद ये बनने वाला है, ठीक है। तो पहले फिशर बनाते हैं। एक ऐसे मैं ए लिखती हूँ यहाँ पर, ए जो है वो ऐसा बनेगा, CH3 Br, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। जो B है वो कन्वर्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा हमें, H Br CH3 ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मतलब इसको फिशर में करो, क्योंकि फिशर में देख पाना इजी रहता है कि एनांटियोमर है या फिर नहीं है। आपको समझ में आएगा कि मिरर इमेज है या फिर नहीं है, और अगर है तो सुपर इम्पॉसिबल है या फिर नहीं है वो भी दिखेगा हमें साथ साथ। तो ये हो गया, और यहाँ पे आया CH3। अब देखते हैं D कैसा होगा।
H और ये इधर CH3 और ये इधर भी CH3। पूछा हुआ क्या इन्होंने इनैंशियोमर पूछा, तो A और B देखो पहले ध्यान से, A और B जो है वो मिरर इमेजेस तो हैं एक दूसरे की, है ना, लेकिन क्या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको घुमा दो यहाँ तक, टॉप को बॉटम बनाओ, लेफ्ट को राइट बनाओ, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा ना ये। तो तुम्हारे पास क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी क्या हो गई? आइडेंटिकल। ठीक है, अब इनमें देखते हैं क्या ये आपस में मिरर इमेज है? सी और डी बिल्कुल है, एच के प्लेस पे यहाँ पे जो राइट है वो लेफ्ट दिख रहा है। इसको जब सुपर इम्पोज करोगे, जो देर पूछा हो इसको ऐसे करके जब इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल ना, तो सी और डी हमारे पास क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि इनैंशियोमर्स। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये फिर से वैसा ही वाला है कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, तो हमें पता है ये तो पक्का कायरल है, हम देख चुके हैं इसको, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ये ऑक्सिलेट है ना, ऑक्सिलेट की बात फिर से कौन सी? ये होता है ऑक्सिलेट, ये होता है अपना ऑक्सिलेट, ऐसे बनता है। हमारे पास क्या है? जब 3 लगाए हुए हैं तो कैसे बनेगा? बीच में कोबाल्ट, ऐसे, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, तो एक रिंग ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, तो क्या होगा? ये कायरल होगा, है ना, जिसमें एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, वो हमेशा ही कायरल होगा। सो ए तो पक्का कायरल है, सी भी कायरल है, ए एंड सी ये। अब बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में ट्रांस दिया हुआ है, कोबाल्ट यहाँ पर है, Cl यहाँ पर होगा, Cl यहाँ पर होगा, एक EN यहाँ पे लगेगा ऐसे, एक यहाँ पर लगेगा ऐसे, तो क्या है? तो पूरे प्लेन में ना चारों, तो यहाँ से वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, तो ये क्या है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या है? ये ए कायरल, यानी कि बी जिसमें वो हटा दो, तो ये हट गया, और हमने ए और बी तो पता है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। The correct statement about the following compound is, एक तो ये कंपाउंड कायरल है, हेलिकल कायरलिटिस में। कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके मूव करेंगे इस तरफ, तो ये क्या है? आर जैसा दिख रहा है ना, आर कैसा होता है? पी, क्लॉकवाइज में पी होता है, तो कंपाउंड इज कायरल एंड हैज पी कॉन्फिगरेशन। Among the following amino acids, the R enantiomer is represented by, नंबरिंग करके देख लो, 1, 2 and 3. It should be S. यहाँ देखो 1, 2 and 3 S होना चाहिए, लेकिन H क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस पे चाहिए था? वर्टिकल पे ना, तो चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? R, तो ऑप्शन बी जो है वो R enantiomer है। Question number 23. The configurations of the 3 chiral centers in the bicyclodecanal given below are, देखो जो गेट वाले हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, जिसमें ये फ्यूज रिंग्स होती हैं, तो ऐसे वाले बहुत ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा गेट 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। गेट में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आपको निकालना आना चाहिए, वो तो हमने सीख लिया ऑलरेडी, है ना। अच्छा, एक और बात, जो अपने पास ये फ्यूज रिंग होती है ना, नंबरिंग इसमें यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, जो मतलब ऐसे जो है ना, हमें अभी फ्यूजन हो रखा है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो 1 फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा उस तरफ चलो, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर आगे 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से होते हैं नंबर, मतलब जहाँ से फ्यूजन है वहां से स्टार्ट होगी। तो फिर आप कहोगे मैम नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं करी? वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो जहाँ से ग्रुप लगा होता है उसको फिर प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा, 1 की कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी है, तो निकालते हैं। इस वाले केस में मिथाइल को मिलेगी 4th प्रायोरिटी, इधर लगा हुआ है OH, इसको मिलेगी 1, इसको मिलेगी 2, एक सेकेंड, हाँ, इसको मिलेगी 3। सो 1, 2, 3 क्लॉकवाइज है तो R होना चाहिए, लेकिन 4 क्योंकि हमारे वेज पे है तो ये S हो जाएगा, तो मतलब 1 जो है वो तो S है, तो 1S, 1S, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। पर आप देखोगे ना सारे ऑप्शन में सेकंड पोजीशन पे S ही है, तो सेकंड तो पक्का S, इसको निकाल के देखने की नीड नहीं है, वैसे तो बट पिछली बार निकाल लेते हैं, है ना। अब सीखे तो अच्छे से सीखते हैं, निकाल लेंगे, प्रैक्टिस ही हो रही है। ये अपना हो गया H, इसको मिला 4, इसको मिला 1, इसको मिला 2, इसको 3, सो 1, 2, 3 शुड बी S, तो ऐसे ही होगा, सब में S दे ही रखा है। अब देखते हैं अपने लास्ट वाला, ये
इसका 6 वाले का क्या सीन है, इसको मिलेगा 1 ऊपर वाले को, इधर CH2 इधर भी CH2 इधर आगे OH लगा हुआ है तो इसको मिलेगा सेकेंड, इसको 3। इट शुड बी R और ये डैश पे तो R ही रहेगा, यानी ऑप्शन ए जो है 23 का वो आंसर हो जाएगा। The absolute configuration of the two chiral centers in the following molecule are, निकाल लेते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे इसको मिलेगा 1 Br को, इसको मिलेगा 4, इधर कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है 2, इसको मिलेगा 3। सो 1 2 3 S है ना, ये S होना चाहिए बट क्योंकि H हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे चेंज कर लो R हो जाएगा, है ना। तो सेकंड तो R है, ये और ये हो सकता है, COD एलिमिनेट हो गए। अब इसको देखते हैं, इसको मिलेगा 1, उस बाद इस कार्बन पे नेक्स्ट पे पहुंचे, इस पे Br लगा हुआ है, इस पे N लगा हुआ है, तो Br वाला जीत गया ना यहाँ पे, ऊपर 2, इसको 3, इसको 4। इट शुड बी R बट चेंज होके क्या हो जाएगा S। सो ऑप्शन ए जो है 24 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अमंग द फॉलोइंग न्यूमन प्रोजेक्शंस ऑफ मीजो 2,3 ब्यूटेन डायोल। मीजो यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तो कन्वर्ट करके देखते हैं किसमें, या तो कन्वर्ट कर लो या फिर रोटेट कर लो। अगर इसको आप रोटेट करवाते हो, इसको इस तरफ ले आओ, मतलब 180 कर दो। देखो एक काम कर सकते हो, इसको इस तरफ ले आओ, यहाँ पर मिथाइल लेकर आओ, इसको इस पोजीशन में, मतलब इसको 120 की रोटेशन करवाओ। तो कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कर लो, इसको ऐसे लिखो, ये फ्रंट कार्बन है, इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है। जो बैक साइड वाली कार्बन उसके नीचे मिथाइल है, इस तरफ H है, इस तरफ OH है, यही है। इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। तो जब ऐसे कर लोगे तो क्या मिलेगा, नीचे मिथाइल, इस तरफ H, इस तरफ OH, है ना। यहाँ से H, यहाँ पर OH और यहाँ पर अपना मिथाइल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक काम करो, ऐसे बना लो, कन्वर्ट कर लो फिशर में, ये बन गया। अब तो दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दो कायरल सेंटर भी, तो क्या होगा, ये मीजो कंपाउंड ना, तो ऑप्शन ए ही जो है वो मीजो कंपाउंड अपना है, मीजो 2,3 ब्यूटेन डायोल। बाकी बना के देखोगे नहीं बनेंगे, मतलब मीजो नहीं बनेंगे, बन तो जाएंगे, मीजो नहीं बनेंगे। द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू एसिमेट्रिक सेंटर्स C1 एंड C6 इन द बाइसाइक्लोफॉस्फोरस गिवन बिलो आर। नंबरिंग कहाँ से होगी, ब्रिज पे, यहाँ से, मतलब सॉरी ये जहाँ पे फ्यूजन है वहां से 1, किस तरफ चले 2, इस तरफ 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया। 1 और 6 से बताने कौन सा होगा, तो निकालते ना इसको, ये भी गेट में आया हुआ है अपना, ये हो गया 4, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। इट शुड बी S बट चेंज क्या हो जाएगा R। तो 1 पे तो R है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इस पे देखते हैं, 1 इसको मिलेगा यहाँ पर, ऊपर वाले को 1, इस तरफ 2, इसको 3। इट शुड बी S, इट विल बी S। तो अपना ऑप्शन बी जो है 26 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा इसको भी लीव कर देते क्योंकि इसमें हमें क्रैम्स रूल की नीड होगी। क्रैम्स रूल हमें अभी आता नहीं है ना, तो हम जब सीखेंगे ना रिएजेंट्स तब करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दो चीजें लगेंगी, तो क्रैम्स रूल साथ में रिटेंशन भी होता है जब रिएक्शन होती है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे आगे रिएजेंट्स में। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेनी, आगे चलते हैं। टेस्ट में नहीं दूंगी मैं, ये सब जो मैंने सिखाया नहीं वो टेस्ट में नहीं आएगा। द मोलिक्यूल दैट एग्जिस्ट एज मीजो स्ट्रक्चर, तो मीजो के लिए क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ऐसे में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है बट एक्चुअल में नहीं है। क्यों, ऐसे बनाओ, ये ऊपर ये भी ऊपर, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मीजो भी नहीं हो सकता। इसमें देखो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन क्या होता है साइक्लोहेक्सेन में, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिनिमम 2 कार्बन एटम से पास करना चाहिए, बॉन्ड से पास करके तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ इसमें है। ऐसे भी देख लो या फिर इसको कन्वर्ट करके
एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या होगा, प्लेन कहाँ से पास करेगा, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से पास करता हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो ये क्या है हमारे पास, मेसो स्ट्रक्चर यानी कि ओनली के। 28 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द एंट्रीज ए टू डी विद देयर कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रिज्ड सिस्टम, जिसमें ब्रिजिंग है। तो ये रहा एस वाला। ब्रिजिंग कैसे होती है, देखो ये स्ट्रक्चर पता है कैसे है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके लिखा हुआ है इसमें, ऐसे हम ऐसे इसको ब्रिजिंग मानते हैं, ऐसे ही है, बस इन्होंने थोड़ा सा लिखा इस तरह से कि समझ में ना आए, कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा कुछ है, कितनी कार्बन है, 1 2 3, हाँ ऐसा ही है। तो ब्रिजिंग है ना ये, तो अपना ए का हो गया एस। ए का एस होते ही ऑप्शन बी और सी तो गए। ये क्या लिखा हुआ है, एट्रोप आइसोमेट्रिक सिस्टम। देखो जो बाइफिनाइल्स होता है ना, उसमें जो कायरलिटी होती है किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की जब रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एट्रोप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमारे पास बी का हो गया आर, बी का हो गया आर, तो दोनों में ये ए में भी और डी में भी है। अब सी देखते हैं क्या है, स्पाइरो सिस्टम। स्पाइरो कौन से होते हैं, ये स्पाइरो सिस्टम है ना, दो रिंग ऐसे होती हैं। तो सी का हो गया अपना पी। क्या बचा, फ्यूज्ड सिस्टम। फ्यूज्ड मतलब एक कॉमन बॉन्ड शेयर करेंगी दो रिंग्स, यानी कि हमारे पास डी का हो गया क्यू। कौन सा बचा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द स्टीरियोकेमिकल नोटेशंस आर। इसी को निकालते हैं पहले तो, ये 1, ये 4, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, है ना। सो इट शुड बी आर, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, एस, है ना। तो ये तो एस है, ये कौन सा है अपने पास, इसको देखना, इधर एच लगा हुआ है, तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर सी एस, इधर ये है, तो ये 1, तो 1 1 आपस में क्या है, ट्रांस है, मतलब क्या होगा, ई, है ना। तो यहाँ पे ई है और एक एस है, ई और एस वाला सिर्फ एक ही, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर एस निकालना है, निकाल देंगे। ऐसे पास करा है एरो, नंबरिंग यहाँ से शुरू करी 1 2, इसमें इसको मिला 3, इसको मिला 4। तो जब ये देखो ये क्या है, मतलब वेज पे है, 4 वाला वेज पे है, तो जो भी आएगा उसको चेंज करेंगे ना हम। सो 1 2 3 यानी कि आर होना चाहिए, बट हम चेंज क्या लिखेंगे उसको, एस। ठीक है, तो एक्स जो है वो तो एस है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, वाई देखते हैं। यहाँ से यहाँ पास करवाओ, 1 2 3 एंड 4, जो भी आएगा उसको चेंज करेंगे, एस होना चाहिए, चेंज हो गया, हो जाएगा आर, यानी कि अपना ऑप्शन बी जो है 31 का वो करेक्ट है। अब देखते हैं इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 एंड C3 इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ओके, सो सेकंड निकालते हैं पहले, है ना। इसको मिलेगा 1, इसको 4, इसको 2, इसको 3, एस चेंज करके आर, तो सेकंड पोजीशन पे तो आर है। थर्ड बचता है, इसको 1, इसको 4, इसको 3, इसको 2, 1 2 3, आर होना चाहिए, आर ही होगा। तुम्हारा किस पे, थर्ड पे भी आर है, दोनों आर ही हैं, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है असाइनमेंट नंबर 4। अभी जो असाइनमेंट 5 है और जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसका सोल्यूशन आपको इनके बाद ही इमीडिएट मिलता रहेगा आज ही। और कल आपका टेस्ट हुआ किसका, कल एज इन 2 मार्च का आपका टेस्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री और साथ